हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेन एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग का सेकेंड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। तो मैं सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक समान फ्लेंचर के मामले में टर्न आउट के पीछे रिवर्स कर्व नहीं होने पर टर्न आउट कर्व में मेन लाइन कर्व की तरह डैश कैंट होगा। तो ये कैसा होगा? तो ये समान कैंट होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। एक समान फ्लेंचर के मामले में रिवर्स के पीछे टर्न आउट होने पर टर्न आउट पर कैंट में परिवर्तन अनुमति दी जा सकती है, जो क्रॉसिंग के पीछे शुरू होकर डैश से कम ढलान पर चलती है और मेन लाइन टर्न आउट पर कैंट को अधिकतम डैश तक सीमित रखने की शर्त है। तो ये दोस्तों इसका आंसर 2.8 mm प्रति मीटर और 65 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्त इसका आंसर ये डी हो जाएगा। कम गति वाला ट्रैक जो मेन लाइन या ब्रांच लाइन की तरह रनिंग लाइन या थ्रू लाइन से भिन्न है डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे साइडिंग कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मार्शलिंग साइडिंग की ओर जाने वाली लाइन जिस पर रनिंग लाइन की अनुपस्थिति में गाड़ी की वास्तविक शंटिंग किया जा सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा आपको शंटिंग नेक, यानी आंसर इसका हो जाएगा ए। साइडिंग वह है जहां होम यार्ड से दूर अगली गाड़ी सेवा के लिए सौंपने से पहले रैकों या इंजनों को रखा जा सकता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा आपको स्टेबलिंग साइडिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी। जब लूप लाइन पर खड़ा कोई वाहन भाग जाता है और लुढ़क जाता है, लेकिन वह मेन लाइन का उल्लंघन नहीं करेगा और गाड़ी संचालन सामान्य गति से होगा, ऐसी व्यवस्था डैश कहा जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? ये ड्रिलमेंट स्विच। ड्रिलमेंट स्विच में एक टंक रेल लगा रहता है दोस्तों, इसे कहा जाता है ड्रिलमेंट स्विच, यानी आंसर डी हो जाएगा। सैंडम में रेल स्तर से ऊपर डैश बालू को बनाया रखा जाएगा। तो सैंडम में जो है दोस्तों वो 65 mm लूज बालू दिया जाना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1.5 स्विच में सैप लेआउट में स्ट्रेचर बारों की संख्या, तो स्ट्रेचर बारों की संख्या कितनी होती है? तो ये 3 होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक जिसमें कोई समानांतर ट्रैक्स मिल जाते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे जो बहुत ट्रैक जहाँ पे मिल जाता है तो उसे कहा जाता है गैदरिंग लाइन। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। 1/8.5 में घुमावदार स्विच पर अनुमेय गति होनी चाहिए। तो 1/8.5 में जो है अनुमानित गति कितनी होती है स्पीड पॉइंट पे? तो ये 15 की स्पीड होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा।
1/12 घुमावदार स्विच पर अनुमेय गति। तो 1/12 स्विच पे गति कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉइंट ऑन क्रॉसिंग के रिकंडीशनिंग के लिए आरडीएसओ द्वारा केवल डैश इलेक्ट्रोड की मंजूरी दी जाती है। तो आरडीएसओ द्वारा कौन सी इलेक्ट्रोड की मंजूरी दी जा सकती है? तो H3 सीरीज का मंजूरी दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, H3C। H3C सीरीज इलेक्ट्रोड में डैश यातायात वाहन प्रदान करने की क्षमता होती है। तो H3C जो इलेक्ट्रोड होती है उसमें वाहन क्षमता जो होती है 50 GMT सहने की क्षमता होती है। इसकी आंसर डी हो जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग रिकंडीशनिंग के दौरान पैकिंग खोलने के बाद इलेक्ट्रोड की पैकिंग पूरी तरह से बरकरार होनी चाहिए और सभी इलेक्ट्रोड की खपत डैश में होनी चाहिए। तो अगर आप रिकंडीशनिंग पैकिंग इलेक्ट्रोड की खोल देते हैं तो आपको ये 6 घंटे के अंदर ख़त्म कर देनी है। आंसर उसका हो जाएगा सी। CMS क्रॉसिंग वेल्डिंग साइकिल को छोटा रखना है तो एक समय में डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 2 मिनट। इसका आंसर बी हो जाएगा। डिपो में CMS क्रॉसिंग की रिकंडीशनिंग के दौरान इसके आसपास के क्षेत्र के तापमान को संपीड़ित वायु जेट से या पानी डालकर डैश रखा जाता है। तो जहाँ डिपो है उसमें CMS क्रॉसिंग रिकंडीशनिंग होता है तो उसका 150 सेल्सियस से कम तापमान होनी चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रांसमाटिक रोबोटिक वेल्डिंग द्वारा उनके स्थान पर CMS क्रॉसिंग की रिकंडीशनिंग करते समय डैश DC वेल्डिंग करंट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये DC वेल्डिंग करंट से होता है तो उसकी करंट की कितना एम्पियर्स होती है? तो इसका होती है 170 से 190 एम्पियर्स। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ट्रांसमाटिक रोबोटिक वेल्डिंग द्वारा स्थान पर CMS क्रॉसिंग की रिकंडीशनिंग करते समय डैश व्यास के विशेष कोर फ्लस्ट तार इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो तार का उपयोग किया जाता है वो कितना mm व्यास वाला तार होता है? तो वो होता है दोस्तों 1.6 mm, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। टंक रेल वियर के मामले में डैश स्थानों पर मापा जाना है। हील की ओर हर डैश से शुरू करते हुए एक तक ऐसा करना है। तो दोस्तों अगर टंक रेल का बियरिंग मापना है तो आपको 7 जगह पे 100 mm में मापा जाता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। SRJ मशीनीकृत जोड़ और हील जोड़ से डैश अंतराल होना चाहिए। तो वो कितनी अंतराल होनी चाहिए? तो SRJ मशीनीकृत जोड़ और हील जोड़ में 0 का अंतराल होना चाहिए। आंसर उसका डी हो जाएगा दोस्तों। बड़ी लाइन PSC टर्नआउट और लेवल क्रॉसिंग में चेक रेल क्लियरेंस होनी चाहिए। तो वो कितनी होनी चाहिए? पॉइंट एंड क्रॉसिंग में और लेवल क्रॉसिंग LC गेट में, इसका दोनों का होनी चाहिए। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में होनी चाहिए 41 से 45 और गेट के पास होनी चाहिए 51 से 57। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। डैश पर 20 में 1 यानी 20 in 1 क्रॉस कैंट उपलब्ध नहीं होता है। तो दोस्तों पॉइंट में कोई भी कैंट नहीं रहता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। PSC स्लीपर पर 50 to 60 किलोग्राम घुमावदार स्विच वाला 8.5 स्विच टर्नआउट पर अनुमेय गति कितनी होती है? तो आपको तो पता होगा इसमें अनुमानित गति 8.5 पॉइंट पे 15 की होती है।
इसका आंसर बी हो जाएगा। टंक रेल की सही कर्वता की जांच के लिए डैश पर निर्देशांकों को मापना चाहिए। तो टंक रेल कैसे मापना चाहिए, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा टंक रेल के मध्य पॉइंट और क्वार्टर पॉइंट में मापना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। पॉइंटेड क्रॉसिंग के आकार के लेआउट में दाएं हाथ टर्न आउट और बाएं हाथ टर्न आउट के लिए वही स्लीपरों को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, तो ये स्लीपरों को दाहिना छोर दाईं ओर रहना चाहिए। ये दाहिना छोर हमेशा दाईं ओर रहना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बड़ी लाइन पर स्विच की डैश थ्रो की सिफारिश की जाती है। तो ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग का है दोस्तों। तो ये स्विच इसके सिफारिश की जाती है 115 प्लस माइनस 3 भी रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। स्विच के हिल और हिल के पीछे डिस्टेंस ब्लॉक गोलाकार वाइसर डैश होना चाहिए। तो गोलाकार वाइसर किधर होना चाहिए, तो ये दोस्तों हमेशा टर्न आउट के बावजूद एलएच साइड में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेल पथ प्रभारी और उसके सहायक द्वारा रनिंग लाइनों पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग के निरीक्षण की आवृत्ति रोटेशन पर डैश में एक बार होनी चाहिए। तो ये कितने दिनों में होनी चाहिए दोस्तों, तो ये 3 महीने में होनी चाहिए रोटेशन में। इसका आंसर सी हो जाएगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ प्रभारी और उनके सहायक द्वारा गैर रनिंग लाइनों पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग का निरीक्षण बारंबारता की अवधि में होनी चाहिए। तो ये कब कब होनी चाहिए, तो इसमें 6 महीने में एक बार होनी चाहिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 in 8.5 स्विच घुमावदार में अनुमेय गति प्रति किलोमीटर घंटा और 1 in 12 घुमावदार स्विच में प्रति किलोमीटर घंटा होनी चाहिए। तो 1 in 8.5 में 15 की स्पीड होती है और 1 in 12 में 30 की स्पीड होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्रॉसिंग की नोज बिंग रेल पर अनुमेय अधिकतम वियर है। तो वो अधिकतम वियरिंग कितनी होनी चाहिए, तो ये 10 mm तक होनी चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। स्विच में शामिल है, तो स्विच में क्या क्या शामिल रहता है दोस्तों, तो ये स्ट्रेचर बार के साथ टंक रेल की जोड़ी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये कर्व की त्रिज्या ज्ञात लंबाई के एक कार्ड वर्साइन की गणना करते हुए इस समीकरण द्वारा कर्व की रेडियस निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों ये कर्व की जो रेडियस निकाली जाती है तो वो किस फार्मूले के तहत निकाली जाती है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आर बराबर 125 c² v। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करना ही पड़ेगा। आर बराबर 125 c² v। इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टेशनों पर कर्व के वर्साइन को मापने के लिए डैश मीटर ओवरलैपिंग कार्डों का मीटर अंतराल के साथ उपयोग किया जाता है। तो अगर ये कर्व मापना है तो आपको 20 मीटर की डोरी होनी चाहिए और 10-10 मीटर पे मापा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टेशनों पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो रहता है कर्व के वर्साइन को मापने के लिए डैश मीटर ओवरलैपिंग कार्डों के टर्न आउट और टर्न इन रेडियस को जांच करने हेतु हर मीटर पर रखना चाहिए। तो ये दोस्तों पॉइंट एंड क्रॉसिंग अगर मापा जाता है तो उसमें 6 मीटर का कार्ड लेंथ होता है और 3 मीटर पे मापा जाता है। स्टेशन वाइज मापा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। घुमावदार ट्रैक में एक रेल को दूसरी रेल के संदर्भ में डैश द्वारा उठाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये कैंट के द्वारा उठाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
घुमावदार ट्रैक के चाप से कार्ड के मध्य पॉइंट पर मापी गई लंबवत दूरी, तो वो क्या कहलाएगा? तो ये कहला जाएगा आपको वर्साइन। वर्साइन बोले तो आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ऊर्ध्वाधर तल के गोलाकार कर्व डैश कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर तल के बोले तो हाइट वाला ऊर्ध्वाधर तल में गोलाकार कर्व डैश कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है दोस्तों ऊर्ध्वाधर कर्व। ऊर्ध्वाधर कर्व यानी आंसर बी हो जाएगा। गाड़ी संतुलन गति से अधिक गति पर कर्व के चारों ओर घूमने से डैश होता है, तो ये क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको करंट की कमी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। गाड़ी संतुलन गति से कम गति पर कर्व के चारों ओर घूमने से डैश होता है, तो अगर स्पीड कम रहेगा तो उसका करंट की अधिकता हो जाएगा दोस्तों कर्व पे, आंसर उसका ए हो जाएगा। ज्ञात लंबाई के संक्रमण में डैश द्वारा करंट को बढ़ाया या घटाया जाता है, तो ये करंट की ग्रेडियंट द्वारा बढ़ाया या घटाया जाता है ट्रांजिशन को, इसका आंसर हो जाएगा बी। ज्ञात लंबाई के संक्रमण में डैश द्वारा करंट की कमी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, तो इसका आंसर करंट की कमी ग्रेडियंट, आंसर ए हो जाएगा। घुमावदार ट्रैक पर चलते समय वाहन पर कार्य करने वाले बाहरी बल को डैश कहा जाता है, तो इस पर कौन बल लगता है दोस्तों? तो ये लगता है सेंट्रीफ्यूगल बल, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अब तीसरी पार्ट में इसका पूरा क्वेश्चन करा देंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।